चिंता मत करिए। तो ये बताइए, पिछले क्लास में, मतलब जो हमारा पिछला क्लास था जो भी होगा, उसमें हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्री देखे थे ना। और मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री कब इन्वर्स होता है, तो उसके बीच में जो कहानी आती है वो किसके साथ रहती है? फंक्शन के साथ। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर वो इन्वर्स होगा तो इन्वर्स भी क्या होना चाहिए? एक फंक्शन होना चाहिए। और जो भी फंक्शन होगा उसके कुछ क्राइटेरियाज होंगे। ठीक है, जो उन क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जो ग्राफ होता है हमारा, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल साइन एक्स का ये ग्राफ है आपका। ठीक है, यहाँ पे ये -π/2, ये π/2 होता है, और ये वैल्यू कितना होगा? पाई, और यहाँ पे -π। तो मैंने आपको यही बोला था ना कि फंक्शन होने का मतलब है कि जब हम एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे कहीं पे भी, तो ग्राफ को कितनी बार कट करना चाहिए? एक बार कट होना चाहिए। ग्राफ अगर एक बार कट होगा तो इसका मतलब वो फंक्शन है। वो क्या है? एक फंक्शन है। अगर वन और मोर देन वन टाइम्स अगर ये कट होता है, इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं है। इन्वर्स होने का मतलब क्या है? इन्वर्स होने का मतलब ये है कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस पे बना था वो ग्राफ अब कहाँ बन जाएगा? कहाँ बनेगा? वाई एक्सिस पे। और जो वाई एक्सिस पे था वो कहाँ बनेगा? अब किसी भी चीज़ का इन्वर्स होने का मतलब आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ही रिस्पेक्ट में देखना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में ग्राफ वाई पे बन रहा है और वाई का ग्राफ किसके कहाँ पे बन रहा है? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन में इन्वर्स हो रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये इन्वर्स हो रहा है, इसका मतलब है कि ग्राफ हमारा, सोचो ये पूरा ग्राफ आपको किस पे दिख रहा है? कहाँ पे कट हो रहा है? ये सभी जो पॉइंट्स हैं -π या π/2 या फिर 0, ये सभी कहाँ पे कट हो रहा है? एक्स एक्सिस पे। इन्वर्स होगा इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ कट होना चाहिए? वाई एक्सिस पे कट होना चाहिए। तो ग्राफ का जो पैटर्न होगा वो ऐसे बनेगा। ऐसे तो बनेगा ना ग्राफ। ये यही सेम ग्राफ है। वो अब एक्स एक्सिस पे था, वो एक्सिस चेंज हो गया है। वो कहाँ चला गया? किस एक्सिस पे चला गया? वाई पे। और जो बातें एक्स पे जा रही, वाई पे जा रहा था, वाई पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? -1 से लेके कहाँ तक? +1 तक जा रहा था। तो आप यहाँ देखो ये वैल्यू कितना होगा? -1 से लेके कहाँ तक? +1। ये एक्सिस आपका कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस। तो जो बातें यहाँ पे थी वो बदल चुकी है। एक्स वाला वाई पे जा चुका है और वाई कहाँ जा चुका है? एक्स एक्सिस के साथ जा चुका है। अब ये बताइए फिर क्या शर्त पूरी होनी चाहिए कि वो क्या होना चाहिए? एक फंक्शन होना चाहिए। ये शर्त भी पूरा होना चाहिए। अब अगर ये फंक्शन होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हम ये चेक करेंगे ना कि ये एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो कितनी बार कट कर रहा है। आप देखो ना यहाँ पे, और भी ग्राफ टिल आगे बनेगा, चाहे वो बिलो द एक्स एक्सिस हो या अबव द एक्स एक्सिस हो, ग्राफ और भी ज़्यादा बार कट करेगा। इसका मतलब यहाँ जो ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ फंक्शन का नहीं है। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर ग्राफ तो बन रहा है, किसी न किसी चीज़ का तो होगा।
तो अगर फंक्शन का नहीं है तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, किसका ग्राफ है, एक रिलेशन का, ठीक है ना। अच्छा, रिलेशन और फंक्शन में अंतर होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप फंक्शन को रिलेशन बोल सकते हो लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि ये अगर आपका रिलेशन है, ये क्या है अगर आपका, तो इसका कोई एक हिस्सा क्या हो सकता है, ये वाला हिस्सा क्या हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है लेकिन सारे फंक्शन क्या है, वो रिलेशन है, ठीक है। तो अब आपको रिलेशन और फंक्शन का डिफरेंस भी समझ में आ गया कि रिलेशन और फंक्शन के बीच में अगर ग्राफिकली डिफरेंस देखें तो क्या होता है। अब आपको इस रिलेशन को क्या बनाना है, फंक्शन। अब आप ये बताइए, रिलेशन फंक्शन तभी हो सकता है ना जब वो किसी खास शर्त को मानेगा, है ना। अब उस शर्त को मानने के लिए इसको सबसे पहले क्या फिट बैठना होगा, इसको सबसे पहले ये फिट बैठना होगा कि जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो वापस से y एक्सिस के पैरेलल जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक बार मैक्सिमम कट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अब एक बार अगर वो कट हो तो अब इसमें एक से ज़्यादा बार क्यों हो रहा है, आप ये देख पा रहे होगे कि ग्राफ ये आगे जा रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब वो पीरियोडिक तरीके से वो रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से ये ग्राफ जो है टिल आगे भी जाके कट हो रहा है। इसका मतलब अगर वो ग्राफ किसी ऐसे पोजीशन पे रोक दिया जाए जहाँ से उसको आगे नहीं ले जाना है, मतलब ऊपर की तरफ नहीं ड्रॉ करना है या फिर जहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉ नहीं करना है, तो उस कंडीशन में वो ग्राफ क्या होगा, वो ग्राफ मतलब वो रिलेशन एज ए फंक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे बेहतर पार्ट ये है कि अब ये देखो, ये वाला पॉइंट जो होता है वो π/2 होता है, वहाँ ध्यान से देखिएगा π/2 कहाँ लिखा है, और यहाँ पे भी देखो ये -π/2 है। अब अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ग्राफ है, ये देखो जिस पे हम वाइट लाइन मार्क कर रहे हैं, इस पोजीशन पे अगर आप क्या कर रहे हो, इस पोजीशन को अगर आप उठा लेते हो, यहाँ से रिमूव कर लेते हो इस इतने पार्ट को जो वाइट वाला पार्ट है, अगर आप इसको कहीं दूसरे जगह ग्राफ बनाइए, और कहाँ से कहाँ तक चीज़ों को लाया मैंने, -π/2 से लेके कहाँ तक, +π/2 तक, चूँकि बिलो मतलब जो छोटी वैल्यू उसको इंटरवल में पहले बोला जाता है, इसलिए ये क्या है, लगभग -π/2 है और ये क्या है, +π/2 है ना। ये तो -π/2 से लेके π/2 तक अगर हमने इस ग्राफ को यहाँ से सपोज कीजिए कि काट के हमने निकाल लिया, ठीक है, और हमने इसको यहाँ देखा। अब आप ये शर्त पूरा करने की कोशिश करोगे कि फिर से ये रिलेशन जो पहले दिख रहा था वो आप एज ए क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। उसके लिए वापस से आपके दिमाग में क्या आएगा कि हम फिर से एक लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं, कहीं पे भी, किसी एक सर्टेन पोजीशन पे नहीं, कहीं पे भी ग्राफ में आप ड्रॉ करके देखिए। आप मान लीजिए इधर भी ड्रॉ कर दिए, कितनी बार कट हो रहा है वो ग्राफ, कितनी बार कट हो रहा है, स्पेशली एक बार कट हो रहा है ना। तो अगर वो ग्राफ एक बार कट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, वापस से ये वापस से क्या बन चुका है, फंक्शन बन चुका है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो इसको वापस से यानी रिलेशन को वापस से फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ा, या तो हम उसके डोमेन या फिर हम उसके रेंज, अगर उनमें कोई बदलाव करते हैं किसी भी फंक्शन में, अगर ये मान लीजिए फंक्शन है, इसका अपना कुछ डोमेन और रेंज होगा, हमने इसके डोमेन और रेंज में ही तो बदलाव किया है ना, या तो डोमेन हो सकता है या रेंज हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, डोमेन रेंज दोनों भी हो सकता है, नहीं तो कोई भी एक हो सकता है, या तो डोमेन को चेंज कर दे या फिर किसको चेंज कर दे, रेंज को। तो मान लीजिए इस, हालांकि इसका डोमेन पहले हम आपको बता देते हैं, इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब कि जब आप एक एक्सिस पे ट्रैवल करोगे ना, जहाँ से जहाँ तक, अगर आप इसको इधर चलो ट्रैवल करो -∞ और उधर ट्रैवल करो क्या होगा, +∞, इसका मतलब इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। डोमेन क्या है इसका, क्योंकि x की जो वैल्यू बिलोंग कर रही है वो कहाँ से कहाँ तक कर रही है, -∞ से लेके कहाँ तक, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑल रियल नंबर, मतलब डोमेन इसका क्या है, ऑल रियल
रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है कि जब आप यहाँ पे वाई एक्सिस पे ट्रैवल करोगे ना, कहाँ पे ट्रैवल करेंगे? वाई एक्सिस पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो फिर उस केस में वो क्या होता है? रेंज होता है। आपको ग्राफ में कहाँ से वैल्यू मिलना स्टार्ट हो रहा है? देखो -1 से, और कहाँ तक मिल रहा है? मतलब हम ट्रैवल कर रहे हैं वाई पे, तो वाई पे -1 से ग्राफ मिलना स्टार्ट हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है? +1 पे ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेके 1। क्या एग्जैक्ट -1 है ना? क्यों? साइन की वैल्यू 1 और -1 होता है। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। मतलब वो वैल्यू एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर है तो इसका मतलब इस पर ब्रैकेट कौन सा होगा? क्लोज ब्रैकेट होगा। ओपन ब्रैकेट तब होता है ना जब वो वैल्यू उसके आगे पीछे हो सकता, मतलब 1 से थोड़ा सा कम होता, उस केस में हम बोल सकते थे ऐसा। यानी -1 से लेके कहाँ तक होगा? +1 तक होगा। इसका डोमेन है और ये इसका क्या है? रेंज। जैसे ही हमने इसका इन्वर्स किया तो इसका डोमेन क्या हो जाना चाहिए? बताइए। -1 से 1 होना चाहिए। इसका रेंज क्या होना चाहिए? -∞ से लेके कहाँ तक होना चाहिए? +∞। लेकिन जब हम सिर्फ इसका इन्वर्स कर रहे हैं तो ये एक फंक्शन नहीं है। इसको इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए हमको या तो डोमेन या रेंज या डोमेन या फिर रेंज, इनमें कोई चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी हमने क्या चीज़ देखा? अब आप ये बताइए, अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे, यहाँ पे -1 पे वैल्यू कितना होता है? -1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो आप ट्रैवल कीजिए डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा बताइए फिर इस फंक्शन का? इसका डोमेन का मतलब क्या होगा? यहाँ पे -1 से लेके कहाँ तक होगा? कहाँ ट्रैवल करना पड़ा था डोमेन के लिए? किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे जब हम ट्रैवल करेंगे यानी क्या होगा उसका? वो रेंज होगा। तो रेंज होगा इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से लेके कहाँ तक? +π/2 तक। ये इसका क्या हो गया? रेंज हो गया। यानी साइन इनवर्स x कब डिफाइंड है? जब उसका डोमेन क्या होगा? -1 से लेके 1 होगा और उसका रेंज क्या होगा? -π/2 से लेके +π/2 तक होगा। ठीक है? यहाँ तक लिख लीजिए जिनको लिखना है, जिन लोगों को। बहुत दिन से क्लास बंद था क्या? क्लासेस बंद चल रहे थे? चल रहा था। आज पहला फरवरी में आखिरी क्लास हुआ था ना? उसके बाद आज है। नहीं लिखना होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो रिकॉर्ड होगी क्या, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी है। आगे बढ़े हम? चलो देखो, अब जैसे साइन एक्स के बारे में हमने देखा कि साइन एक्स का रेंज और डोमेन के रिस्पेक्ट में इसका जो इन्वर्स फंक्शन है इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, वैसे ही अगर हमें क्या देखना होगा, बाकी और भी जो फंक्शंस होंगे उन फंक्शंस के डोमेन और रेंज क्या होंगे। ठीक है? और जितने सारे सवाल फ्रेम होंगे, ये तो बात आप लोग समझ चुके होंगे पहले से भी, कि जो क्वेश्चन फ्रेम होगा जब तक आपको इसका मतलब रेंज एटलीस्ट याद होना चाहिए। अगर डोमेन नहीं भी याद है तो काम चलेगा, लेकिन रेंज के बगैर आप सवाल बना नहीं सकते हो। ठीक है? हाँ, मैंने याद करवाया था। देखो, रेंज याद करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि
कौन कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, जिसका रेंज लगभग एक जैसा हो सकता है, कुछ चेंजेस हो उसमें हो सकते हैं? साइन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स। बाकी इधर कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें जो इसका रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? ब्रैकेट, ये बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्रैकेट कौन सा होगा? एक्सेप्ट क्या लिखेंगे? ठीक है, इसमें यही होगा ना। ये बातें ध्यान रखनी है इन्वर्स में, इनका याद रखने के लिए, इन तीनों का। बाकी ये वाला जो है, इसको ब्रैकेट कौन सा होगा? क्लोज ब्रैकेट, 0 से ये वाला बताइए। एक्सेप्ट क्या होगा? π/2। ये आप लोगों को जिनको नहीं याद होगा उनको लिखना ही होगा। ब्रैकेट कौन सा होगा? 0 से पाई, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इस बात को क्वाड्रेंट के फॉर्म में भी देख लेते हैं हम लोग, कि अगर हमें क्वाड्रेंट में देखना होगा कि किस वैल्यू का क्वाड्रेंट का कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। इसमें अगर आप देखोगे, ये वाला -π/2 और ये वाला +π/2, मतलब ये दोनों कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट है, ये क्या है? फोर्थ है। ठीक, अगर आप यहाँ देखिए, इसमें क्या लिखेंगे? ये 0 है ना, ये क्या होगा? पाई। तो आप इस केस में देखोगे तो ये फर्स्ट होगा और ये क्या होगा? सेकंड। अब एक चीज़ देखिए, जो साइन एक्स होता है या कॉसेक एक्स होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या होता है? और आप देखो, इन्वर्स फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसका जो रेंज बन के आपके सामने दिख रहा है, -π/2 से लेके +π/2, मतलब साइन इन्वर्स एक्स हो या कॉसेक इन्वर्स एक्स हो या फिर टैन इन्वर्स एक्स हो, वो सभी इन्वर्स अपने अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ को भी रखे हैं और किसको रखे हैं? पॉजिटिव वैल्यूज़ को भी रखे हैं। तो अब आप ये बताइए ना, ये खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। अगर मान लीजिए साइन एक्स के बारे में सोचना होता, तो अगर हम कहें कि 0 से पाई होगा, तो आप इस बात को खारिज कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होते हैं वो सभी क्या होते हैं? और सेकंड में भी वो क्या हो जाएगा? सेकंड में भी क्या हो जाएगा? इसका मतलब दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? फिर तो नेगेटिव वैल्यू आएगा ही नहीं उसमें। इसका मतलब वो उसका रेंज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लॉजिकली भी किसी बात को अगर ध्यान रखना हो तो आप इससे सोच सकते हो। लेकिन अगर कॉस इन्वर्स एक्स है, तो कॉस इन्वर्स एक्स यानी कॉस एक्स जो होता है, वो जो फंक्शन है वो कहाँ निगेटिव होता है? सेकंड में निगेटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इसको इसमें रखेंगे तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा और इसमें क्या मिल जाएगा? नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी मिला हमें और नेगेटिव वैल्यू भी मिला हमें। अच्छा, वैल्यू मिलने का मतलब रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में देखेंगे ना, जब हम इसके एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एंगल पॉजिटिव फॉर्म में होगा, न कि वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म में होगा। दोनों में डिफरेंसेस हैं। किसी एंगल को पॉजिटिव दिखाने का मतलब, किसी भी एंगल को अगर हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंगल डिपेंड करता है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आप देख रहे हो। अगर आप साइन 135 डिग्री की वैल्यू देखोगे, साइन 135 की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। लेकिन कॉस 135 की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। लेकिन एंगल क्या है? 135 ही है दोनों ही केस में। तो आपको ऐसे देख के तो लगेगा कि 135 पॉजिटिव वैल्यू ही है, लेकिन 135 साइन के साथ देखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू है, कॉस के साथ देखोगे तो उसकी वैल्यू क्या है? लेकिन एंगल क्या है? एंगल पॉजिटिव ही है।
एंगल क्या है, एंगल पॉजिटिव हो सकता है लेकिन वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जब जीवन में आपका बुरा वक्त हो, आप सही भी बात करोगे तो गलत हो जाती है। वो डिपेंड करे, क्योंकि वहाँ पे आपका फंक्शन वो टाइम के साथ रिलेट करेगा कि आप सही भी कर रहे हो लेकिन हो क्या रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपके अंदर वो गलती नहीं है, वो बस आपके समय का दोष है कि वो समय जो है वो बदल चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इसको लिख लीजिए। सॉरी, अब भूल गया था कि मैं ऑन कैमरा हूँ। अब देखो, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, या फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये भी कितना होता है, एक्स। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको सपोज साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू, तो आप ये सबसे पहले देखोगे कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है। साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 से लेके कहाँ तक है, +π/2। अब आप बताइए 1/2 जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, इसका मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू कब ढूंढना होगा, किस क्वाड्रेंट में ढूंढेंगे, फर्स्ट में कि फोर्थ में, फर्स्ट में ढूंढेंगे। तो फर्स्ट में 1/2 वैल्यू साइन का कब होता है, साइन का 30 डिग्री पे, 30 यानी π/6 ना, 30 का मतलब π/6। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, साइन π/6 होगा। अच्छा, अब ये भी देखेंगे कि π/6 जो वैल्यू लिखा है वो इसके रेंज में है कि नहीं है, तो वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर उसके बीच में बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो उसके रेंज में भी है। अब जब वो उसके रेंज में है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, π/6। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, लिखा है साइन इनवर्स -1/2। बताइए, अब इस इन्वर्स में नेगेटिव वैल्यू है तो अब हमारे लिए क्या ऑप्शन है, कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम वैल्यू क्या लिखेंगे, जो भी वैल्यू लिखते हैं ना नेगेटिव लगा देते हैं, क्या लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे, क्योंकि साइन -θ क्या होता है बताइए, साइन -θ क्या होता है, क्योंकि आप पता है ना साइन -θ का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, -π/6। ठीक है, लिख लीजिए इसको। बताइए इसका वैल्यू,
बताइए क्या होगा। माइनस ध्यान से देखिए, पाई बाई 3 किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये वैल्यू? फर्स्ट में, ठीक है। दूसरे का ये सेकंड पार्ट। हाँ, तो आंसर निगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में? लाने के लिए नहीं, लाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। पहले से पढ़े हो आप लोग? बायो से हो कि मैथ से ही हो? बायो से हो तो क्यों बदला ले रहे हो उससे बैठा के? हैं? आज तो बेटा झेल के देख मेरा सब्जेक्ट, मैं आज तेरे लिए हाँ हाँ, दूसरे वाले का ना, ठीक आ गया। हाँ, ये बताइए कॉस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से, मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट और सेकंड। अब आप बताइए कॉस में हम लोग किस क्वाड्रेंट में देखेंगे? फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है ना, और सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट को किस फॉर्म में लिखते हैं? पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं ना। अब आप सोचो नेगेटिव को हटा के 1/2 कब होता है? बताइए। कॉस पाई बाई 3 पे होता है ना। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। लेकिन हमें इसी वैल्यू को किस क्वाड्रेंट में दिखाना है? सेकंड में दिखाना है। तो क्या लिखेंगे? कॉस पाई माइनस क्या लिखेंगे? पाई बाई 3। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा? अब आप बताइए 2 पाई बाई 3 जो है वो 0 से पाई के बीच में है, तो इसका मतलब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल क्या हो सकता है? तो 2 पाई बाई 3, ठीक है ना, लिख लीजिए। इसको बस बताइए -1/√2 है। थ्री पाई बाई 4 सही है। वन बाई रूट टू कब होता है कॉस का वैल्यू? वन बाई रूट टू
बना? समझ में भी नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा समझ में भी नहीं आ रहा है। है। एक बार क्लास मिस किया था नहीं, पहला ही क्लास मान लिया इसको। उसको। तो देखो, पहले तो 1/2 वैल्यू हमें किसके लिए देखना है? कॉस के लिए। तो कॉस के लिए 1/2 कहाँ होता है? तो 1/2 30 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, 60 पे होता है। तो हम कॉस 60 तो लिख सकते हैं ना, 60 डिग्री। लेकिन आपने 11 में पढ़ा होगा रेडियन डिग्री एंगल। तो 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री का मतलब π/3। ठीक है। तो कॉस इन्वर्स कॉस एक्स होता है। अब लिखते हैं ना, जैसे साइन इन्वर्स साइन एक्स होता है, तो ये एक्स होगा और एक्स की जगह क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? π/3। ये जो लिखे हैं निगेटिव है ना यहाँ पे, तो निगेटिव, अब आप क्वाड्रेंट भी इवन नहीं बनाए हो वो चीज़ें। हाँ, तो ये क्वाड्रेंट तो बना लेना चाहिए ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये 0 से लेके पाई तक। हाँ, कैसे समझ में आएगा ये वाला? ये ऐसे लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें जाना है ना, तब तो कॉस नेगेटिव होता है, कॉस का वैल्यू। फर्स्ट में तो कॉस क्या होगा? पॉजिटिव। तो सेकंड में जाने के लिए π-θ के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। तो अब थीटा क्या हो सकता है? तो 1/2 है ना थीटा की जगह पे। तो 1/2 का मतलब क्या है? π/3। तो यानी π-θ का मतलब क्या लिखेंगे? π-π/3। तो इसलिए हमने लिखा है π-π/3 यहाँ पे। ठीक। अब ये माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। समझ गए? अब ये जो क्वेश्चन आगे वाला है वो क्या है यहाँ पे? हाँ, तो बताइए ज़रा, 1/2 कब होता है? 45 का मतलब π/4। ठीक है। और नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में लिखेंगे? सेकंड में। सेकंड में किस फॉर्म में लिखेंगे? π-θ। तो पाई माइनस क्या लिखेंगे? π/4। ठीक। अब ये, अब समझ में आया? बन गया ना सब लोगों से? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे। इसको देख, तो ये स्टॉप हो गया क्या रिकॉर्डिंग? मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ। देख लो एक बार, कोई भी जिसको थोड़ा समझ में आ रहा है वो देख लो। ये स्टॉप रिकॉर्डिंग यहाँ से बंद करिए। पॉज रिकॉर्डिंग हो गया, क्लिक करिए, हो गया पॉज। हाँ, डबल क्लिक करें सर। यहाँ तो देखा ना सर कि रिकॉर्डिंग चल रहा है, फिर एक बार क्लिक करिए, इस पेज के ऊपर वाले पे क्लिक करिए, रुक नहीं रहा है, यहाँ पे टाइमर दिख रहा है।